नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अभी उसका रिवीजन कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं किसी एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, हम उनको सब्जेक्ट वाइज कवर करते हुए जा रहे हैं। और हम लोग उसमें आज ये हम लोग इसमें पॉलिटी का जो सेक्शन हमारे पैट सिलेबस में दिया गया है उसका आज हमारा पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको संविधान की विशेषताएं, प्रीएम्बल जो उद्देशिका और मौलिक अधिकार के क्वेश्चन जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उन सबको मैंने कवर करा दिया है। और आज हम जितने भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पॉइंट हैं हमारे, जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संसदीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र व राज्य संबंध, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पंचायती राज, आज हम इसको टोटली फिनिश कर देंगे, जिससे कि हमारा जितना भी पॉलिटी का सेक्शन होगा उसके पीवाईक्यू हम इसमें फिनिश कर देंगे। कल हम कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके कल एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो लेंथी हो जाए, उसमें कवर कर देंगे, क्योंकि अभी लैक ऑफ टाइम हो गया है दोस्तों, काफ़ी कम ही समय बचा हुआ है, एक हफ्ते से भी कम समय का। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन मोड में आ जाइए और इसको पूरा कवर कर डालिए, जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई भी आए, क्योंकि दोस्तों मोस्टली ऐसा होता है कि 50% क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी रिपीट ही करता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, वो रिपीट हो ही जाता है। और अगर एज इट इज रिपीट नहीं होता है तो उसके अराउंडिंग में जो भी होता है वो रिपीट हो ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते चलेंगे, क्योंकि अगर एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो उसके अराउंड में भी हम क्वेश्चन को टिक कर पाएँ। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो और अगर आपको ये यूट्यूब चैनल पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में 40 क्वेश्चन तक करा चुकी थी दोस्तों, और जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसके सारे क्वेश्चन कवर करा दिए थे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के आएंगे, जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, दैट इज, चलिए, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आंसर विल बी, ये देखो दोस्तों, आर्थिक न्याय। इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। मौलिक अधिकार तो अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, मौलिक कर्तव्य अपने एक कर्तव्य होती है, ड्यूटीज होती है। तो ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं, आर्टिकल 38 में भी कहा गया है कि, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, हम इस चीज़ को देखते हैं। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 में हमारे आर्थिक शासन, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है? आंसर भी ए, महिलाओं को शिक्षित करना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिलाओं को शिक्षित करना उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कदम, उनके नंबर 1, उनके विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण। नंबर 2, देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी। नंबर 3, स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार में समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा समान पहुंच आदि कराना। ये दोस्तों आर्टिकल 39 में मेंशन है कि समान वेतन के लिए समान आय मिलेगा, समान वर्क करना होगा, भेदभाव नहीं होगा। यह आर्टिकल 39 जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही आता है, उसमें दिया गया है। चलिए 44 क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लेखित है? वो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दोस्तों आर्टिकल 51 में दिया गया है, जो कि हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। चलिए ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए भाग 4 36 से 51 हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। 45, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सिविल कोड का प्रावधान है, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, जो आर्टिकल 45 में
आर्टिकल 45 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है, जिसमें अभी एक करंट का क्वेश्चन भी बना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का अपने यहाँ प्रावधान किया है, दैट इज उत्तराखंड। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। और ऐसा राज्य जो पहले से ही प्रावधान है जिसमें प्रोविजन दिया गया है वो है गोवा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए अब ये हमारे डीपीएसपी के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे थे यूपी ट्रिपल एससी ने, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने हम संसद पे आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, संसदीय प्रणाली। चलिए देखते हैं इसमें 46 क्वेश्चन। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? अगर कोई भी इसमें पूछा है कि जैसे लोकसभा में किसी भी बिल पे मतदान किया जा रहा है कि हम लोग एग्री हैं या डिसएग्री है, और उसमें बराबर की स्थिति हो जाए अगर, तो उसमें वोट कौन डालेगा? तो आंसर विल बी बी, स्पीकर। स्पीकर को अधिकार होता है आर्टिकल 100A के तहत। 47 इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक पूछा है इन्होंने। ये चकबंदी लेखपाल में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों 2015 में। बी आंसर भी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कार्यवाहक नहीं थे, इनका एक प्रॉपर कार्यकाल था। ऐसे तो वीवी गिरी भी बने थे, पर ये कार्यवाहक भी बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे जब इन्होंने रिजाइन दे दिया था। चलिए 48 भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो सिंपल सा है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर। 49 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक मिनट, समझ आती हूँ दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा करके एक शीर्षक में भाषण कहाँ से दिया था दोस्तों? संसद भवन से, संसद से, संविधान सभा की जो संसद थी वहाँ पे। चलिए 50 अनुसूचित जाति, इसमें कोई दे दो एक्सप्लेनेशन के लिए कोई वो नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। क्वेश्चन 50 अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही ये घोषणा करेगा कि हम लोग इसी पर्टिकुलर कोई ट्राइबल है, कोई भी किसी को हम लोग अनुसूचित जनजाति में मेंशन करते हैं, उनका कंजर्वेशन उसमें किया जाएगा, तो ये सिर्फ घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। क्वेश्चन 51 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी सा क्वेश्चन भी और पूछ लिया जाता है, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है। राज्यसभा में दोस्तों 12 को करता है, और लोकसभा में आप बताइए। 52 और दूसरे आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखता हो, उनको किया जाएगा। और ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। 52 पे मृत्युदंड के मामले में समा देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी को है। राष्ट्रपति कम कर देते हैं ना, चाहे तो उनकी फांसी की सजा को टलवा सकते हैं। आर्टिकल 72 में ये मेंशन है, समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 53 नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? बी 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था। वर्ष 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई थी, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो भारत के दोस्तों मोरारजी देसाई बने थे 1978 में, और जो गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति जो बने थे सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी बने थे 1977 में। 54 भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, जो आर्टिकल 72 में है, क्या कहा जाता है? सी क्षमादान। अभी ऊपर भी बताया, देखो दोस्तों अभी पूछा गया क्वेश्चन था और दोबारा से रिपीट हो गया, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है बस।
अगर आप इसको थ्योरेटिकल सेक्शन को नहीं भी पढ़ेंगे और इसको सिर्फ रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, तो भी आपके 5 में से 4 क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आपके कन्फर्म सही होंगे। बस आप इसको देखिए कंटिन्यू। 55, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? बी 14वें। और जो अभी अभी बने हैं दोस्तों, अभी अभी जो बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसको याद रखना दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। 56, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के डैश डैश राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सॉरी, ये तो मैंने करा दिया है अभी। अरे 2 बार पूछा गया है। देखिए ये यहीं के यहीं देखो दोस्तों, ये देखो, ये वीडियो का जो 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था, और रामनाथ कोविंद जी को ये अभी लोअर पीसीएस का री एग्जाम हुआ था 19 में, उसमें पूछा गया। यहीं के यहीं 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए एज इट इज। 57, भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष, सभी लोग जानते हैं। 58, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार एकल संख्यणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो कौन चुना जाता है? एक तो राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, ये दोनों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, वो जो सिंगल ट्रांसफेरेबल सिस्टम होता है दोस्तों, मैंने आपको जो एक वीडियो थी भारत का संसदीय प्रणाली अलग से, जो हमारी स्टैटिक वाले पोर्शन में मैंने आपको कवर कराया है बहुत अच्छे वे में, आपने उस वीडियो को विजिट कीजिए और आप में ये सभी क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे उनका इलेक्शन होता है, ये वाला। क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमें कॉमन चुनाव होते हैं ना, जैसे हम सीधे वोट डालने जाते हैं, तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। 59, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? सी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उनका कार्यकाल 1977। यही जो संजीव रेड्डी, ये अभी जिनको मैंने बताया था कि ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, 1977 से 82 तक था, 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 60, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? कौन थे? वीवी गिरी। ये आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इन्होंने, और ये जेल भी गए थे। वीवी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे डी वैलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फिन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें भी जेल में जाना पड़ा और आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में वीवी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति थे तथा 3रे उपराष्ट्रपति भी थे, क्योंकि इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया था जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। 61, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखो ये अभी कुछ टाइम पहले अभी मैंने कराया था, उपराष्ट्रपति को देंगे। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध, देखो ये अब फिर से रिपीट हो गया निर्विरोध, यही वाला नीलम संजीव रेड्डी। अभी 3 बार क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है दोस्तों, आप खुद देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 63, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उपराष्ट्रपति को। ए राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के ही एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा को ही उनका अधिकार होता है। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे लोकसभा को भी स्वीकार करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिएगा, इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन के पूर्व न दी गई हो। जिनको भी हटाना है उनको 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जानी जरूरी है। 64 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया है, आर्टिकल 66। चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए 66, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ये अभी क्वेश्चन फिर से आ गया 12।
67 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 प्रत्येक, क्योंकि ये राज्यसभा दोस्तों कभी भी विघटित नहीं होता है, इसका कार्यकाल बस एक्सटेंड होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड होते जाते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलने वाली संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, चलो देख लेते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों वो मनोनीत किए जाते हैं, चयनित या फिर निर्वाचित नहीं, मनोनीत। मनोनीत मीन्स होता है कि अपने मन से चयनित करना, अपने मन से उनको मनोनीत, अपने मन से चयनित करना। और निर्वाचित होता है जो इलेक्शन होता है, जिसके बाद जो वोट के द्वारा आते हैं उनको निर्वाचित कहते हैं, जो ऐसे चुने जाते हैं उनको मनोनीत कहते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए सभी सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 68। राज्यसभा के पदाहीन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 363 के अकॉर्डिंग। ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल जो सदस्य का राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है फ्रेंड्स। आंसर होगी बी 31, 30 वर्ष। उसके लिए अदर क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, सेकंड उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, और एक ऐसी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो वह धारण करता हो। कोई भी एक अलग क्राइटेरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 70। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु वर्ष। देखिए दोस्तों फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये लोअर पीसीएस में आया था और वो किसी अदर एग्जाम में आया हुआ था। 30 आंसर विल बी सी। 71 यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? मतलब उन्होंने 2018 में ये एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें ये पूछा था उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? ए वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। 72 निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। आंसर विल बी सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। 73 क्वेश्चन। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन कब किया गया था? ये अमीन परीक्षा हुई थी कोई 2016 में, उसमें पूछा गया है। आंसर विल बी सी 13 मई 1952 में सबसे पहले दोस्तों ये हमारे लोकसभा का आयोजन किया गया था। और लोकसभा वैसे जो बनी थी दोस्तों वह 17 अप्रैल को बनी थी, 17 अप्रैल 1952। और जो राज्यसभा का गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 7 अप्रैल 1952 को। पर जो उनका सबसे पहला जो उनका वो हुई थी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई में। इसीलिए 13 मई को दोस्तों संसद दिवस मनाया जाता है। चलिए हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन देखें क्या? चलो देख लेते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, जो अभी मैंने बताया 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये दोस्तों याद रखना जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक दूसरी लोकसभा अध्यक्ष एवं MN अनंत सेनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 1962 तक थे। चलिए ये तो अब आगे वो आ गए। और जो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला, उसके अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान की बूंदी से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राजस्थान का बूंदी, कोटा बूंदी। 74 क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? दोस्तों राज्यसभा का 30 ईयर है और लोकसभा का 25 ईयर है। चलिए 75 निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? हम वो नहीं है ही देखेंगे। डी, ये आंसर है डी। तो कार्य क्या क्या है इनके देख लेते हैं। संसद विधायी
कानून मतलब विधायी मीन्स लेजिस्लेशन कानून, और वित्तीय कार्य करती है। वित्तीय कार्य मीन्स मनी बिल हो गया, बजटीय कार्य जितना भी होता है, बजटीय वर्क हो गया, और फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल हो गया, ये सब वित्तीय वर्क होता है। और विधायी जो हमें कानून बनाने वाला, जो हम अधिनियम एक्ट बनाते हैं। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, और इसकी एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी मीन्स एग्जीक्यूटिव, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सेकंड कार्य, संसद कुछ चुनावी कार्य भी करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराती है। थर्ड, संसद में संविधान संशोधन भी किया जाता है, और संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं संशोधन के द्वारा, तो ये भी कार्य है संसद का। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 76। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम, या फिर से रिपीट हो गया, देखिए दोस्तों कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। अगर आप इनको भी कवर करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही से ही बन जाएंगे। अगर आपने थियोरेटिकल सेक्शन कम भी पढ़ा होगा या ना भी पढ़ा होगा, और इसको थोड़ा ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन पॉलिटी के कर पाएंगे। 77, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु, देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 25, ये राजस्व लेखपाल में पूछा गया है। 78, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। शून्यकाल दोस्तों 1 घंटा इसकी अवधि होती है। 0 आवर जिसको हम कहते हैं, ये 12 बजे से शुरू होता है दोस्तों, 12 से 1, 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसका टाइम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। शून्यकाल का अर्थ है, मीन क्या होता है 0 आवर का? बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, तो इसका मीन ये होता है इस समय में 0 आवर में हम कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा के लिए उठा सकते हैं। देखिए, शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे का समय शून्यकाल होता है। मैंने अभी बताया आपको 12 से 1 बजे का समय। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। ये कहीं संविधान में मेंशन नहीं है फ्रेंड्स, बस ये अपने आप से ही बनाया गया है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तो उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। क्वेश्चन 80, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। आंसर भी ए, 1 माह। 81, वर्तमान में डैश डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1977 से कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। 543 है इसकी संख्या, ए 543। वर्तमान में जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं 543 हैं अभी 8%। और 1971 से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग बनता है। 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा मेंबर होता है। बट नहीं, ये 1971 में ही लोकसभा में 552 मैक्सिमम संख्या रखी गई थी, जो कि अब संख्या तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भारत की, तो इसलिए तो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, पर अभी इसको 2026 के लिए टाल दिया गया है। और इसी वजह से हमारे संसद भवन को भी बहुत बड़ा किया जा रहा है, ताकि अब 2026 में दोबारा से इसको परिसीमित किया जाएगा, और इस वजह से लोकसभा मेंबर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमारी संसद में इतना स्पेस नहीं था अभी, तो इसीलिए हमारे संसद भवन को एक्सटेंड किया गया है। 82, संविधान द्वारा विचार विमर्श की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 552, जो मैंने अभी बताया। अभी ये देखो दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है क्वेश्चन की। 83, चलो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़े, चलो पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसमें अधिकतम 530 सदस्य जो होते हैं राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र जो हमारे यूटी होते हैं, 20 सदस्य यूटी से आएंगे और 530 वहाँ से आएंगे। और जो 2 सदस्य होंगे दोस्तों, वो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय, इंडो एंग्लियन जो होते हैं, उनको चुनेंगे। 2 अधिकतम सदस्यों को मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति जी। तो इस तरीके से 552 हो गया। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जैसे कि हम डालते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो हम लोग सीधे उसमें वोट डालते हैं, और 18 वर्ष से अधिक के बच्चे उसमें डाल सकते हैं। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री परामर्श दे तो तब राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग।
भारत में लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है जिसे सभापतित्व करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए 83, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को के लिए आरक्षित हैं? दोनों की पूछा गया है दोस्तों। 131 लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 131। इसमें से 84 तो एससी के लिए हैं और 47 एसटी के लिए हैं। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। चलिए 84, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? डी, आंसर विल बी डी, 5 ईयर। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 85, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर भी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट 86, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? मतलब किस लोकसभा अध्यक्ष का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? सी, डॉक्टर बलराम जाखड़। यह आबकारी सिपाही में पूछा गया क्वेश्चन था 2016, जिनकी अभी ज्वाइनिंग की बातें चल रही हैं। 87, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? सी, 80। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है सीधे सीधे, 80। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आपकी से नॉलेज ज़रा भी इंक्रीज हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की अभी ज़रूरत है, हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स आगे आते हैं 88 क्वेश्चन पे। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें हैं? ये दोस्तों आंसर इन्होंने गलत हो गया है, चारों ही ऑप्शन। गुजरात से आवंटित सीटें 37 है। हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। 89, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की आवश्यकता कितनी होती है? न्यूनतम सांसद की आवश्यकता। मंत्रिमंडल, जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ना, कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है। आप बताइए दोस्तों सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके अगेंस्ट लाया गया था? बताइए बताइए, दिमाग दौड़ाइए जरा। तो वे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट लाया गया था सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, पर वो खारिज हो गया था। विधायक उसमें टोटली उसमें जितनी ज़रूरत होती थी लागू करने के लिए इतने उन्होंने वोट नहीं किया था। डी आंसर होगा 50, कम से कम 50 लोगों के द्वारा होना चाहिए मंत्रिमंडल को के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो 50 लोगों का सबसे पहले समर्थन होना चाहिए और पहले समर्थन होगा, उसके बाद 2/3 के द्वारा मेजोरिटी दी जानी चाहिए। 2/3 लोगों के द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि हाँ ये हम लोग भी अविश्वासित हैं इनसे, तो तब मंत्रिमंडल का अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस तरीके से वो पास हो जाता है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। दाहत्वें है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान में ये मेंशन नहीं है फ्रेंड्स, ये खुद से बनाया गया है। किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 118 में ये कहा गया है फ्रेंड्स कि जो भी हमारी सरकार है, जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर उन्हें कोई ऐसी बात लगती है कि हमें कुछ एक नए रूल बनाने की ज़रूरत है अपने शासन को चलाने के लिए और वो संविधान में मेंशन नहीं है, तो वो आर्टिकल 118 के द्वारा कोई भी कानून, कोई भी नियम, रूल, रेगुलेशन बना सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव को मेंशन कर रखा है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, सांसद निधि वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है दोस्तों, प्रतिवर्ष दिया जाता है। 5 करोड़ रुपए इसलिए दिया जाता है कि वो अपनी जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भी उनका निर्वाचित क्षेत्र है, उसमें अपना कोई भी कार्य कर सके, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, कोई बिल्डिंग बना सके, कुछ भी, मतलब जो भी सोशल रिफॉर्म के लिए ज़रूरी हो, जो सही लगे उन्हें, उनके लिए 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अलॉट होता है। उसको क्या कहते हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, स्पेशल अपने क्षेत्र का विकास जिस भी तरीके से सही लगे, प्रत्येक 5 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई जाती है। स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए योजना बनाई जाती है कि किस किस तरीके से किस किस योजना के थ्रू हम ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस योजना का नाम क्या है? MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLADS, इसको भी याद रखिएगा।
सामान्य भाषा में लोग इसे एमपी फंड कहते हैं। एमपी फंड आपने सुना होगा। अब दोस्तों हमारी संघीय कार्यपालिका आ गई है। संघीय कार्यपालिका हमारी इसमें नहीं है, हमारी सिर्फ संसदीय प्रणाली है। तो हम संघीय कार्यपालिका को अभी स्किप करेंगे और हम पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में मेंशन है, संघ व केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए हम उसको देखते हैं। ये हमारे राज्य और राज्य मंत्रिपरिषद आ गया है, जो कि संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने का अधिकार है? जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को है, ऐसा ही हमारे राज्यों के राज्यपाल को भी होता है। ये लोअर पीसीएस में पूछा गया है 2019 में। 103 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध अभियोग नहीं लाया जा सकता? राष्ट्रपति के अगेंस्ट लाया जाता है और मुख्य न्यायाधीश को भी अभियोग से हटाया जाता है, और भारत के उपराष्ट्रपति को भी। राज्यपाल के अगेंस्ट हम महाभियोग नहीं लाते हैं, उन्हें तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं उनके पद से। चलिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, बट राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही वो शासन करते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। 104 पे आते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होगा। आधिकारिक राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी और राज्यपाल का भी। 105 क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यूपी से भी रिलेटेड हो जाता है और हमारे ये जो हमारा पॉलिटिकल सेक्शन है उससे तो है ही। तो कौन थी हमारी? सरोजनी नायडू हमारी पहली राज्यपाल थी, और विजय लक्ष्मी पंडित वो जो यूएन की पहली अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों सुचेता कृपलानी हमारे यूपी की सीएम बनी थी, पहली महिला सीएम। 106 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर विल बी सी। मैं आपको अब सीधा सही आंसर दूंगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 107 पे आते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी कौन होता है? सी, भारत के राष्ट्रपति। और दोस्तों आप इससे रिवीजन करिएगा फास्ट, क्योंकि और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। हम्म, 108 पे आते हैं। राज्यपाल में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डी, इनमें से कोई भी नहीं कथन सही है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वो अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे कुछ उनको शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी चुने जाते हैं। 1/3 जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये सदस्य जैसे कि हमारे राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनते हैं ना, ऐसे ये 1/6 यहाँ पे चुनते हैं। जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से विशेष ज्ञान अनुभव रखते हैं, सेम वही है। ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग है। 109 को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है, तो राज्यपाल जी को होगी, राज्यपाल। चलिए 110 किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों सबसे कम से कम 60 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं किसी विधानसभा में। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, वहाँ पे कम है 60 से भी रेशो, जनसंख्या कम है ना वहाँ पे। चलिए 111 पे भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ए, राज्य विधानसभा अध्यक्ष। चलिए अभी हमारी जुडिशरी आ गई है दोस्तों, जिसमें हमारे न्यायपालिका है जो हमारे सिलेबस में है पैट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको देखेंगे। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? दोस्तों ये है उत्प्रेषण। ये यूपी ट्रिपल सी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। 113 पे आता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट का पूछा है इन्होंने दोस्तों।
तो वो थी फातिमा बीवी। और जो हमारे हाई कोर्ट की थी वो सबसे पहले थी लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश की थी दोस्तों, महिला हिमाचल प्रदेश की थी, मतलब हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नहीं है ये, मतलब यहाँ पे कुछ भी। 114 पे आते हैं, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश, 43वें, ये दोस्तों तभी का है, इसको अभी कुछ नहीं, अभी हमारे 49वें जो है हमारे CJI बने हैं, यूयू ललित अभी बने हैं। वो करंट का क्वेश्चन बनेगा, आप उसको याद रखिए, इसको मत याद रखिए, ये 2016 में पूछा गया था तब के CJI। 115 नवसर्जित उच्च न्यायालय हैं, कौन कौन से उच्च न्यायालय बने थे? बी, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा में 3 उच्च न्यायालय बने थे, जिससे उनकी संख्या 24 हो गई थी। बट उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश में भी हाई कोर्ट बना, क्योंकि वो तो हैदराबाद में चला गया था तेलंगाना में। उसके बाद अब हमारे 8% 25 हाई कोर्ट हैं, इसको याद रखना। देखिए ये लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ है, और इन तीनों को मिलाकर 24 उच्च न्यायालय हो गए थे, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को मिलाकर। चलिए 116 विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विशालतम पूछा है विश्व का, वो भी बी, इलाहाबाद हाईकोर्ट दुनिया का सबसे विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, उसमें 160 से भी ज़्यादा जज है दोस्तों, जजों की संख्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजों की संख्या 160, सुप्रीम कोर्ट में तो 34 ही है, पहले तो 30 था, उनको बढ़ा के 34 किया गया है। और इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसमें 15 ही है, जो जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नीदरलैंड हेग में है ना, उसका में तो 15 ही है। चलिए 117 पे, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए, 10 साल के लिए कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है दोस्तों, 2019 में जूनियर असिस्टेंट, 10 साल के लिए उसे उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तर प्रवर्तन वकील न रहा हो, मतलब एक पेशेवर वकील ना रहा हो, तब तक उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना सकते। चलिए 118 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा करनी होती है? 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। चलिए अब हमारा दोस्तों पंचायती राज आ गया है, इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में न्यायपालिका से। अब हम सबसे मोस्ट अवेटेड जो चैप्टर है हमारा इसमें पंचायती राज, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसी से हम पढ़ेंगे। चलो 119 क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी। इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को 1943 से हमारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन के तहत। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था दोस्तों, 1993 में लागू 1993 में हुआ था दोस्तों, 1992 में हमारा वो आया था, 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और एक अशोक मेहता समिति आई थी इसी से रिलेटेड 1976 में, उसने 2 स्तर बताए थे, 2 लेयर बताई थी, इसने 3 लेयर, वो जिला परिषद ब्लॉक हो गया और फिर ग्राम पंचायत हो गई। 120 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पैट में ही पूछा गया है, देखिए प्रीवियस ईयर में 2021 में पैट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 पंचायत है, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 38 में राज्य द्वारा समाज कल्याण को बढ़ावा देना, 38 में 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 46 में समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 121 भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ आ रही है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में है ना, और राज्य के नीति निर्देशक 36 to 51 तक है आर्टिकल, तो इसके बीच में आ गया 40। चलिए ये भी पैट में आया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में देखिए। चलिए 122 भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू हुआ था?
बी राजस्थान में, सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। और एक प्रैक्टिकली जो लागू किया गया था दोस्तों 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? सी ये छवि राजावत। ये जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 124, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होते हैं? बी वे सभी व्यक्ति जिनके नाम ग्राम विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे सभी हमारे ग्राम सभा के मेंबर कहे जाएंगे। वन 125, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो मतलब ये जब लागू किया गया था ना तब का पूछा गया है। मनमोहन सिंह देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय, ये भी याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को मनाया था, सबसे पहले पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए थे। वो ऊपर 92 लिखा हुआ था ना फ्रेंड्स, वो गलत था, यहाँ पे 93 सही है। 92 में तो संविधान संशोधन लाया गया था। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 92 देखिए पारित होने का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ग्राम सभा के कौन कौन सदस्य होते हैं? सी पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जिनकी 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो, अब 18 हो जो, वो सभी पंचायती ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। चलिए ये देखिए मैंने बता दिया है आपको। 127, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। पंचायती राज निकायों में है ना 33% का आरक्षण, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की है कि उनके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग जो 243 के में दोस्तों 243 के में राज्य वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। पंचायतों को 11वीं 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पे कार्य करने की पूर्ण शक्ति होगी। जो हमारी 11वीं 12वीं शेड्यूल है ना, उसमें पंचायती राज और नगर पालिका का जिक्र किया गया है। और 11वीं 12वीं अनुसूची में 229 विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं, जो स्थानीय ग्रामीण शासन के आते हैं। और जो उसमें नगरीय प्रशासन में 18 विषय हैं जो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 128, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पंचायती राज सबसे पहले सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। प्रैक्टिकली तो दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हो गया, और जो लॉजिकली हुआ राजस्थान में, उसी के कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में हो गया था। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायती राज स्थापित करने वाले पहले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य बना। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। 129, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिला है ना, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। चलिए 130, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस में नहीं है? सी नागालैंड में नहीं है दोस्तों। भारत में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो सेम वही है। आर्टिकल देख लेते हैं। भाग 9 में आर्टिकल 243 में 243 कै से लेकर 243 अन्य तक शामिल है पंचायती राज प्रावधान जो है। 131, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो आई थी। 132, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती दी? सेम क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंसी है इसकी।
133 किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? बुलंदराय मेहता समिति। तो फ्रेंड्स, एक बार और कहना चाहूँगी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना एक बहुमूल्य सा सब्सक्रिप्शन हमें दे के हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। चलिए, हमें भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनते हैं, हमें खुशी होती है। और हमारा ये फ्री एजुकेशन का जो छोटा सा प्रयास है, ये भी हमें सफल होता हुआ नज़र आता है। तो प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए, हमें बताइए कि आपको पसंद आया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था। वो किस लिए आया था कि समाज का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, जिससे जो ग्रामीण लोग हैं, मतलब जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको विखंडित किया जाए, जिससे हमारे ग्रामीण लोग हैं वो थोड़ा इलेक्शन के प्रति जागरूक हों, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चले, उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में पता चले। क्योंकि ग्रामीण जनता को उस समय कुछ भी नहीं पता था, और लिटरेसी रेट तो हमारी 18% ही थी बस। तो उन्हें भी अपने अधिकार, कर्तव्य, संविधान, पुलिस प्रशासन, लोक व्यवस्था, उन्हें उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या था कि नीचे वाले तबके से एक ब्यूरोक्रेसी उठाई जाए, अलग अलग पद बनाए जाए, निर्वाचन किया जाए, वो एक जिससे एक वो जो पार्टिकुलर एरिया हो, वहाँ पे एक संवैधानिक संस्था स्थापित हो और वहाँ पे लोक व्यवस्था का संचालन हो। उसी वजह से सामुदायिक कार्यक्रम लाया गया 1952 में। पर ये असफल हो गया दोस्तों, क्योंकि इसको ग्रामीण जो ग्राउंड लेवल पे नहीं आजमाया गया था। लोग इसमें ऊंचे ऊंचे लोगों को ये अधिक पद दे दिए गए, जो गरीब जनता थी, साधारण लोग थे, उनको पद नहीं दिए गए। राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद इसकी जांच करने के लिए कि यह सफल क्यों हुआ, क्योंकि समाज का तबका तो फिर भी वही था, उसमें कोई सुधार ही नहीं हुआ था। लोग नहीं पता था, लोगों को कानून, पुलिस कुछ बारे में इस तरह की जानकारी थी नहीं। इस तरीके से लोग अपनी ब्यूरोक्रेसी में अपना योगदान ही नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए, तब हमारी जनता, तब हमारे लोग अपने अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों के बारे में जागरूक होंगे। जिसे पंचायती राज कहा गया, इसे ही पंचायती राज कहा गया। और इन्होंने ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ब्लॉक पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर का सुझाव दिया था, और इसी को इन्होंने लागू किया फिर। चलिए 134 क्वेश्चन पे, होप सो आपको ये समझ आया होगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत समर्थन आवश्यक है? वीडियो में पूछा गया है। डी 2/3, 2/3, वो 2/3 लोग की जरूरत पड़ती है। 135, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा है, न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सहकारी संस्था नहीं है। 136, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, ये 2018 में युवा विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें आया था। 137, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? बी, पंचायत। ग्राम सभा, ग्रामीण सभा, ग्राम सेवा, ये तो है ही नहीं, पंचायत ही है ना। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट। 138, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ये देखिए, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे, वहीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 139, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष कब लागू किया गया? 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। मंडी परिषद में पूछा गया, 24 अप्रैल 1993 को जो हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन था। इसका 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। पंचायती राज संविधान की सूची 11 में, अनुसूची 11 में आता है, और भाग 9 के अंतर्गत है, 243 आर्टिकल। 140 पे आते हैं। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की मंजूरी दी है? 50%। ये अपनी राज्य परीक्षा पे निर्भर करेगा कि राज्य कितना देना चाहे, पर केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है कि पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब राज्य पे डिपेंड करेगा, क्योंकि राज्य का विषय है ना। 141,
इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, ग्राम पंचायत समिति दोनों है, वो जिला परिषद, नगर परिषद नहीं है दोस्तों, नगरीय प्रशासन में आएगा। चलिए 142, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 2018 में, ये 2018 का ही पेपर था, उसमें पूछा गया ये 25वीं सी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये संविधान जो हमारा, जितने भी हमारे टॉपिक थे पैट में, विशेषताएं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निश्चित तत्व, संसदीय प्रणाली, संघ राज्य क्षेत्र और जो हमारा न्यायिक ढांचा हो गया, स्थानीय निकाय, हमने सभी के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस तरीके से आपका पॉलिटी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSSC के द्वारा पूछे गए हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं। और हमारी अगली वीडियो साइंस के क्वेश्चन को लेके होगी, हम उसको भी जल्दी से फटाफट करके कवर करा देंगे, जिससे आपको पैट परीक्षा से पहले ये कंप्लीट हो जाए। और इस सेशन की PDF दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक से ले लीजिएगा, और उससे आप इसको एक बार पढ़ने के बाद उससे रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपका फिर एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप रिवीजन मोड में हैं। अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें बिल्कुल अलर्ट रहिए और मैक्स टू मैक्स टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है और कंपटीशन आप कहने की ज़रूरत ही नहीं है कितना ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।